हेलो, नमस्कार। मैं अनिल चौधरी SBR के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और प्रश्न हल कर रहे थे। जिस कल हमारा एक वीडियो आया था, सर के द्वारा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि BA का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो गया है। ज्योग्राफी का जो पेपर है वो 28 और 5 तारीख का है, 28 सितंबर और 5 अक्टूबर। तो विशेष तैयारी मैं दूसरे पार्ट का वीडियो जल्दी लेके आ रहा हूँ, जो विश्व का प्रादेशिक भूगोल है उसके भी। आज अपन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो लेके आया हूँ। इसका कैसे क्वेश्चन आए आप इसको हल कर सकते हो। देखिए, भारत में कृषि की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कृषि के प्रकार, फसल ऋतु व प्रमुख फसलों का वर्गीकरण कीजिए। एक तो इसका क्वेश्चन ये बनता है, और एक जो नेक्स्ट पार्ट में मैं कराऊंगा बताऊंगा आपको। एक बनता है भारत की कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, भारत में उत्पादकता की कमी के कारण, वो सब चीज़ें आपको हल करवाई जाएगी। हर चीज़ का आपको कारण समझना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। पहली चीज़ कृषि का वर्णन करते हुए करोगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि जो कार्य होते हैं वो प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं। यानी जो भारत में जो कृषि कार्य है इसमें लगभग आज 54% जनसंख्या संलग्न है। यानी कितनी परसेंट जनसंख्या अपनी संलग्न है? 54% जनसंख्या किस में लगी हुई है? कृषि कार्यों में। देखो, भारत में भूमि के निम्न रूप हैं। यानी भूमि किस किस रूपों में भारत में मिलती है, यानी इसके प्रकार कैसे हैं भूमि के। एक तो अपन को मिलेगी पठारी भाग में। किसमें? पठारी भाग में। यानी कुल भूमि का 30% भाग किसमें है? पठारों में तब्दील है। एक अपन को मिलेगी मैदानों के रूप में, जो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है, आदर्श स्थिति है। कितने हैं बेटा? 43%। कितने परसेंट है? 43। और पर्वत है वह है 27%। कितने परसेंट? 27%। अब देखिए, भारत की कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या है? कृषि के लिए क्या विशेषताएं प्रमुख होनी चाहिए? कृषि के लिए कौन सी कारक, कौन सी दशाएं उपयुक्त होनी चाहिए जिससे कि कृषि कार्य हो सके? देखिए, कृषि कार्य का मतलब है उसके लिए आपको मूलभूत आवश्यकताएं की जरूरत होती है। कुछ तत्व होते हैं जिसके बिना आप कृषि कार्य नहीं करते। जैसे कई बार कहते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए कृत्रिम व प्राकृतिक 2 तत्व होते हैं, जिनमें से कृषि के लिए मूलभूत रूप से प्राकृतिक कारक महत्वपूर्ण है। जिनमें है पहला, फसल पकने की लंबी अवधि, यानी जलवायु ऐसी हो जिसके अंदर फसल आसानी से पक सके। आप वर्णन करेंगे इसका। यानी किसी भी प्रकार के जलवायु के अंदर अगर जलवायु में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी फसलें होगी। शीतकाल लंबा है उसके अकॉर्डिंग कृषि होगी। ग्रीष्मकाल लंबा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कृषि होगी। तो इस चीज़ का एक विशेष ध्यान देना है। एक है विविधता। किसमें? फसलों में। किसी भी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा हो सके, ऐसी जलवायु होनी चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक पैदावार हो सके और विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों का अपन उत्पादन कर सकें। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति। यानी आपकी वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति का होना भी आवश्यक है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति होगी तो विभिन्न प्रकार के आप उससे कार्य करोगे। प्राकृतिक वनस्पति आप लकड़ी के उपयोग में लेंगे, उससे कंदमूल लेंगे, उससे विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों काम मिलेंगे। तो ये भी होना वहाँ पर जरूरी है। एक है मृदा की विविधता। मृदा अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए। कहीं काली मिलती है, कहीं पीली, कहीं लाल, कहीं दोमट, कहीं कपासी, जिसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ये जो मिट्टी की विविधता है, ये विविधता किसमें अलग विविधता लाती है? फसलों में विविधता लाती है। अगर अपनी जैसे बहुत बड़ा लैंड फॉर्म है, एक पार्ट में अपन ने कृषि कार्य किया जिसमें अपन ने मुख्य रूप से गेहूं बोया, दूसरे पार्ट में हमने चावल बोया, एक पार्ट में हमने दलहनी फसल करी और एक पार्ट में अपन ने अन्य सब साग सब्जियां बोली। इसलिए अलग अलग प्रकार की भूमि का आप अलग अलग उपयोग कर लिया। इस प्रकार से आपको क्या होना चाहिए? मृदा की विविधता होनी चाहिए। एक है जल की उपलब्धता, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना जल की कृषि संभव नहीं है। यही कारण है राजस्थान का पूरा पश्चिमी भाग आज शुष्क है। कुछ भागों में जो आंतरिक जल है वो बचा हुआ है। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है कृषि के प्रकार भारत में। स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि।
यानी जिसका ट्रांसफ़र हो जाए। आप भी तो ट्रांसफ़र करते हो ना, आज जोधपुर से उदयपुर ट्रांसफ़र करवाना है, ऐसे कृषि का भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसे जलाने वाली कृषि भी करते हैं, बर्न कृषि के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में। या इनको अपन जो कृषि है इसे अपन आदिवासी कृषि के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है, जो आदिवासी लोग हैं वो जंगलों में रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, वो इनको जला देते हैं। क्या कर देते हैं? जला देते हैं। जलाकर इस भाग में वो क्या करते हैं, फिर समतल मैदान बनाकर यहाँ पर कृषि करते हैं। फिर यहाँ पर 3 से 5 साल तक यहाँ पर कृषि होती है। उसके बाद में एक भाग क्या हो जाता है, वापस से उपजाऊपन क्या हो जाता है, कम, और यहाँ से जाकर दूसरी जगह जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहाँ पर फिर जाके इनको जलाते हैं, फिर कृषि कर लेते हैं। इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि। इसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। झूम झूम के कृषि करना, यानी क्षेत्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान वहाँ पर झूम झूम के कृषि करेगा। दूसरा है स्थानबद्ध कृषि, यानी मुख्य एक ही स्थान पर सबसे ज़्यादा कृषि, जैसे अलग अलग ऋतु में अलग अलग फसलें बोना और लंबे समय तक उसी स्थान पर अलग अलग प्रकार की कृषि लगातार करते रहना। इसमें स्थान चेंज नहीं होता है, जबकि इसमें स्थान क्या होता है, चेंज। यहाँ पर उत्पादकता निम्न होती है, यहाँ पर उत्पादकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी साहब। ठीक है। नेक्स्ट है पूंजी आधारित कृषि। पूंजी आधारित कृषि में जैसे गन्ना, कहवा, कॉफ़ी, रेशम, ये जो कृषि है ये क्या कहलाएगी, पूंजी आधारित कृषि। इसे नगदी फसलें भी कहते हैं, जो फसलें पड़ेंगी उसको। इस प्रकार से भारत में 3 प्रकार की, ये पूर्वोत्तर में, मध्य भारत में जो आदिवासी एरिया वहाँ पर मिलेगी, ये स्थानबद्ध जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, काफ़ी क्षेत्र में। दक्षिणी भारत में भी इस प्रकार की मिलेगी उनकी स्थानबद्ध, और जो पूंजी आधारित है ये संपूर्ण भारत में जगह जगह की जा रही है। नेक्स्ट है फसल ऋतुएं। आप वर्णन करेंगे कि खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। देखिए बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी ध्यान रखना इस बात को, और बीए में आप भी करके आओगे। इसके काफ़ी डिटेल लिखनी है आपको, आपसे रिलेटेड चीज़ें ये, आप इनको अपने प्रत्येक जीवन में देखते हो। लेकिन खास क्या होता है, कई बार अपने एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको राज इस क्वेश्चन को मैं रोज ही सुनता था, आखिर क्या राज है इस क्वेश्चन का, एक मैसेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कई बार क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, बताएं। वर्षा ऋतु में। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि जो खरीफ की फसल है वो कौन से मानसून में बोई जाती है, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्व, उत्तर पूर्व। तो आपको पता है अपने जो प्रमुख मानसून आता है वो कौन से आता है, दक्षिण पश्चिम से। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ कौन सी फसल, खरीफ। जैसे इसके अंदर अपन कह सकते हैं कब बोई जाएगी, ये जून में, जून से लेकर अक्टूबर तक होती है। जैसे बाजरा, मूंग, मूंगफली आदि। ठीक है, तिलहन भी इसी में आता है। उसके बाद में रवि, यानी शीतकाल में जो फसल बोई उसको कहते हैं रवि। जैसे आप कह सकते हो गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये प्रमुख इसी ऋतु में बोई जाती है। नेक्स्ट है जायद। देखिए जायद के लेकर काफ़ी क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें आती है। जायद का नाम लेते हैं आपके साथ दिमाग में एक ही चीज़ आती है, सब ग्रीष्मकाल में। देखिए जायद को भी 2 भागों में बांटा गया है। जैसे ही अपनी बरसात की जो फसलें होती है वो समाप्त होती है, वो जो फसल होती है उसे कहते हैं जायद रबी, छोटे मौसम में। जैसे पश्चिम बंगाल में चावल पैदा कर लेते हैं, जवार, सरसों, ये वाली कपास। एक दूसरी होती है खरीफ वाली, यानी जैसे ही शीत ऋतु जाती है, ठीक है, उसके तुरंत बाद जायद खरीफ कहते हैं इसको। ये ककड़ी, तरबूज, साग, सब्जियां ऐसे बोई जाती है। जैसे मार्च अप्रैल में बो लेते हैं और मई जून में समाप्त, जून में अपन प्रमुख कृषि कर लेते हैं वहाँ पर। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। इसके अंदर जैसे चावल, जवार, सरसों हुई, इसमें ककड़ी, तरबूज और सब्जियाँ। इस प्रकार से अपना ये पाठ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है अपना प्रमुख फसलों का वर्गीकरण। देखिए फसलों का वर्गीकरण करते हुए एक चीज़ याद रखना, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग जलवायु चाहिए।
तो पहले आप करेंगे जैसे आप चावल, तो ये मैं हर टॉपिक में लिखना है क्वेश्चन। जैसे अपन चावल कर रहे हैं तो प्रभावित करने वाले कारक, प्रमुख कारक क्या चाहिए फसल के लिए? प्राकृतिक कारक। कौन से कारक? प्राकृतिक। उसमें आगे तापमान, साहब बोते वक्त कितना तापमान चाहिए, काटते वक्त कितना तापमान चाहिए, पकते वक्त कितना तापमान, वो लिख सकते हो आप। और एवरेज तापमान लिखिए आप, ऐसा नहीं कि जैसे 20 से 22 है तो लिख सकते हो। एक सामान्य जो फसल होती है उसको पकने के लिए लगभग 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए जब वो पक रही होती हो। नेक्स्ट है तापमान, उसके बाद में आर्द्रता, आर्द्रता जरूरी है फसलों के लिए, फसलें अच्छी पकती हैं। नेक्स्ट है वर्षा और जल, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नेक्स्ट है आर्थिक कारक, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप अधिकतम उत्पादन चाहते हो तो आपको आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, आप अधिक से अधिक उत्पादन कर पाओ। और श्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप कौन कौन सी फसलें बोते हो उसके लिए आपको श्रमिकों की आवश्यकता होगी, कटाई के लिए, निराई गुड़ाई के लिए, तो वहाँ पर भी आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। तो ये जो सब चीज़ें होती है फसलों क्या करती है? प्रभावित करती है। अब हर चीज़ में ये चीज़ें, जैसे गेहूँ है तो इसके अंदर इसकी डिटेल लिखो, मक्का है मक्के के लिए इसकी डिटेल लिखो, कितना तापमान चाहिए, कितना क्या चाहिए। तो हर चीज़ें नहीं है, आप इससे आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा और आराम से आपके नंबर भी मार्क्स भी अच्छे आएंगे। आप क्या करते हो? पैराग्राफ के रूप में चीज़ें लिखते हो, इसलिए अलग अलग डिवाइडेशन करो इनकी, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। एग्जामिनर देखता है कि इसमें अलग क्वालिटी है बच्चे में, आप उसको पैराग्राफ टाइप लिख के आते हो। मैं जो टॉपिक लिख रहा हूँ आराम से इसको लिख के आराम से छोटी छोटी विविधताएं और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखते जाओ, बस आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे प्रमुख फसलें। ठीक है, अब क्या बात पढ़ेंगे अपन? प्रमुख फसलें। देखो फसलों में एक चीज़ याद रखना, मैं कई बार आपको बताता हूँ। देखो चावल, कौन सा? चावल पहला है अपना। चावल सबसे ज़्यादा, एक तो एकल क्षेत्र है, एकल क्षेत्र में पूर्वोत्तर मान सकते हैं, जैसे अपन है ना नागालैंड, मणिपुर है, कुल मिला के पूर्वोत्तर वाली पूरी कंट्रीज आ जाएगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको? एकल क्षेत्र मिलेंगे, यहाँ पर चावल का उत्पादन होगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे कम होगी। क्या होगी? प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे कम, क्योंकि ये केवल जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते हैं। दूसरा है पश्चिमी तट, मैंने आपको बताया था पश्चिमी घाट वो वाला भाग, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये वाले पार्ट में आपको ये देखने को मिलेंगे। पूर्वी तट, पूर्वी तट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये वाला पार्ट। उड़ीसा तक तट को ही अपन लगभग पूरी तट तक मानना। फिर है यूपी और बिहार, यूपी और बिहार, जो गंगा यमुना का मैदान है, वहाँ पर चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रही है और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होते हैं। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन प्रथम स्थान पर कौन है अभी? सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, और प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पंजाब। नेक्स्ट है दक्षिणी कर्नाटक, कर्नाटक जो मध्य भाग है, कर्नाटक का जो दक्षिणी भाग है वो भी चावल का क्या प्रमुख उत्पादक है। और उत्तरी बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार का पूर्वी भाग, यहाँ पर चावल उत्पादकता क्या है? ज़्यादा है। नेक्स्ट है गेहूँ, दूसरी फसल, वही आप भौगोलिक कारक वो तो लिखोगे ही आप हर फसल के साथ। गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब का मतलब आ गया यूपी बिहार, यूपी बिहार, ये वाला पार्ट प्रमुख से, लगभग पश्चिम बंगाल का भी लगभग पार्ट आ जाता है। पूर्वी हरियाणा, हरियाणा का पूर्वी भाग, हिमाचल, पंजाब का मैदान, पंजाब और हिमाचल के बीच में जो काफ़ी भाग है, गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान में चारे की आपूर्ति पंजाब और हरियाणा से ही होती है। शेष पंजाब, पंजाब का बाकी भाग जो लोग पश्चिम भाग में है, पाकिस्तान से सटा हुआ है, वहाँ पर भी अपने गेहूं का क्या होता है? उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है ज्वार, ज्वार मोटा अनाज है जो तमिलनाडु का क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक, कर्नाटक का उत्तरी भाग, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वाला पार्ट, महाराष्ट्र के लगभग
मध्य भाग में सबसे ज़्यादा ज्वार होती है। इसके आसपास में अपन मानते हैं जैसे गुजरात का कुछ पार्ट है, एमपी से सटा हुआ कुछ पार्ट है, उसमें भी इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट है तेलंगाना पठार, जो अरुणाचल प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, उसका जो पठारी भाग है वहाँ पर भी ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। उसके बाद में अपन लेते हैं बाजरा, सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, राजस्थान, एमपी और गुजरात। नेक्स्ट है हरियाणा और यूपी, हरियाणा और यूपी में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है मक्का, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, गुजरात, एमपी, एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट है हिमाचल और पश्चिमी घाटी, जिसके जो ढाल वाले भाग होते हैं उसके ऊपर सीढ़ी नुमा रूप में वहाँ पर कृषि की जाती है मक्के की। रागी, रागी सर्वाधिक दक्षिणी कर्नाटक और तमिलनाडु में, और लगभग इसका उत्पादन दक्षिणी भारत में ही होता है। जो राजस्थान, सबसे ज़्यादा जो अपने जयपुर में होते हैं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान, यूपी, हरियाणा। उसके बाद में आता है कपास, महाराष्ट्र, पूर्वी एमपी। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान ले लो या भारत ले लो, भारत की जो स्थिति है, जब भारत आज़ाद हुआ था उससे भारत के साथ दो घटनाएं घटी। क्या घटी कि पाकिस्तान अलग हुआ, दो फसलों का नुकसान हुआ। अपने जैसे कपास जो उत्पादन होती थी वो महाराष्ट्र इस पार्ट में होती थी, तो जो महाराष्ट्र का जो पश्चिम भाग है वो पाकिस्तान में चला गया, और एक भाग था जो जूट जो पश्चिम बंगाल में होती थी। तो अलग होने की वजह से कर्नाटक अलग होने की पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश अलग होने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, जूट का अधिकांश क्षेत्र कहाँ चला गया, बांग्लादेश में। इसलिए दो प्रकार के नुकसान भारत को उठाना पड़ा है। नेक्स्ट है कपास आज कहाँ हो रहा है अपने भारत में, महाराष्ट्र, पूर्वी एमपी इस पार्ट में, और हरियाणा और लगभग पंजाब में भी इसका उत्पादन होता है। कहाँ पर, हरियाणा और पंजाब। नेक्स्ट है मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं मैं तेरा मामा नहीं, कहानी सुनी है आपने काफ़ी बार बचपन में, वही है मूंगफली। देखो राजस्थान सर्वाधिक मूंगफली कहाँ होती है पता है आपको, बीकानेर, कि सुनाया हुआ है कई बार, राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी आ रहा है आपके लिए। उसके बाद दक्षिणी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में अच्छी होती है। एक दो क्षेत्र इसके बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए मैं लिखा भी है, कोडप्पा और चित्तूर। एक यहाँ पर अनंतपुर भी है। काकीनावाड़, गुजरात, सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन वाला राज्य गुजरात है। चाय है काठियावाड़, चाय है अपने दक्षिण भारत में, एक तो कर्नाटक, तमिलनाडु, नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास, केरल। यहीं पर आस में कॉफ़ी का उत्पादन भी होता है जो कर्नाटक है प्रमुख। दलहनी फसलें, प्रमुख रूप से दलहनी फसलों का जो क्षेत्र है वो मध्य भारत है, जिसमें अपन ले लेते हैं राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। ये दलहन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चाय के लिए एक क्षेत्र छूट गया था मेरे से, पूर्वोत्तर, जो असम है, दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में, ये प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है, बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन अपने असम से होता है। इस प्रकार से जो अपनी फसलें हैं ये प्रमुख हुई। अब देखिए इसके अंदर ही कुछ चीज़ें आती हैं कि भारत में उत्पादकता कम क्यों है, भारत में फसल उत्पादकता कम क्यों है। देखिए भारत में फसल उत्पादकता कम होने का कारण क्या है, जनसंख्या अधिक है, रूढ़िवादी है, परंपरागत कृषि पद्धति को अपनाते हैं, पूंजी की कमी है, आधुनिक ज्ञान की कमी है। ये जो कारक है ये भारतीय कृषि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पर सघन कृषि होती है, जहाँ जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पर भी सघन कृषि होगी, जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ पर विस्तृत कृषि होगी। विस्तृत कृषि में उत्पादन तो ज़्यादा होता है लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। जैसे अपन यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात करें, आपके आएगा जैसे सेकंड पार्ट पढ़ाऊँ उसमें और भी चीज़ें समझ में आएगी।
तो अमेरिका और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बड़े विस्तर क्षेत्र में क्या करते हैं, कृषि करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर उत्पादक तो काफ़ी होता है, लेकिन जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि के लिए योजना आयोग के द्वारा अलग अलग कृषि प्रदेश निर्धारित किए गए हैं, तो इन्हीं के आधार पर उनका वर्गीकरण करना है। जैसे चावल है, जैसा मैंने कह दिया पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट के अंदर आप देखेंगे साहब वहाँ पर चावल उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। मध्य भारत, उत्तरी भारत, गंगा का मैदान, सतलज का मैदान, सिंधु का मैदान, पूर्वोत्तर, ये जो सब चीज़ें हैं मिलकर, ये आप आराम से भारत के विस्तृत वर्णन कर सकते हो, आराम से लेख लिख सकते हो इसके ऊपर, फसलों के ऊपर। और भी काफ़ी फसलें नहीं, मोस्टली ये इनको ध्यान रखना है। एक अपने जो है जूट, उसको भी लिख लो आप। जूट में पश्चिम बंगाल, कौन है, पश्चिम बंगाल। अब इसका वर्णन भी कर सकते हो साहब। पश्चिम बंगाल का जो पार्ट है पहले अपने बांग्लादेश से सटा हुआ था, तो बांग्लादेश ही पश्चिम बंगाल का यानी भारत का ही भाग था, तो बांग्लादेश अलग होने की वजह से पश्चिम बंगाल में इसका जो क्षेत्र वो कम हो गया, और इस प्रकार से अपनी जो फसलें हैं वो पूरी हुई। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक आप पढ़ते रहें। और मैं बीए के लिए इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एग्ज़ाम आ चुका है, आपको एग्ज़ाम भी देना है, और किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे हो या ना हो, लेकिन अपन को पढ़ना है। ये पढ़ी हुई चीज़ें खराब नहीं जाएगी आपकी, बेकार नहीं है ये। कभी भी ज्ञान आदमी को धोखा नहीं देता है, इसलिए आप लगातार पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। धन्यवाद।